18वीं सेंचुरी में नेपोलियन ने इजिप्ट पर कब्जा किया और इजिप्ट के दरवाजे खोल दिए यूरोप के लिए। तब जाकर यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया को पता चला ममीज के राज के बारे में। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, ममीज को जितना हम आज अकॉर्ड करते हैं, ममीज वे नॉट अकॉर्डेड टू दैट लेवल इन 18th सेंचुरी। ममीज की पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ममीज। This picture shows the moment of Tutankhamun about the curse of the pharaohs spread all over the world. In addition, the researchers of Tutankhamun evidence. But why did they make an exception for Tutankhamun? Why did Osiris have his fingers cut off? And why does Tutankhamun's mummy baffle historians to this day? ममीज वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में गॉथिक नॉवेल्स, हॉरर मूवीज, भागते हुए लोग, डर का माहौल बन जाता है। पर एक्चुअली इजिप्ट में ममीज बनाना एक ऑनर ट्रेडिशन है। 4th सेंचुरी में जब रोम ने इजिप्ट पर कब्जा किया और अपना रूल स्टैब्लिश किया, उसके बाद धीरे धीरे ममीफिकेशन का प्रोसेस इजिप्ट में कम होने लगा। जैसे जैसे इजिप्ट में क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी, ममीफिकेशन वहां से खत्म होने लगा। पर आज भी कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज हैं जो अभी भी ममीफिकेशंस करती हैं। वैसे एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ममीफिकेशन का प्रोसेस केवल इजिप्ट में सीमित नहीं था। उस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में ममीज बनाए जाते थे। यू विल नॉट बिलीव, बट दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी हमारे नॉर्थ अमेरिका के नवादा में स्प्रिट केव में मिली थी। वो मम्मी इजिप्ट की सबसे पुरानी मम्मी से भी 5500 साल पुरानी है। जी हाँ, जो मम्मी स्प्रिट केव में मिली गई है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो लगभग 10,000 साल पुरानी मम्मी है। इजिप्शियन ट्रेडिशन के हिसाब से ह्यूमन बॉडी उसकी स्पिरिट का घर है, और उसकी डेथ के बाद अगर बॉडी को नष्ट कर दिया जाए तो स्पिरिट कंफ्यूज हो जाएगी और वो घूमती रह जाएगी। स्पिरिट को भटकने से रोकने के लिए उसको ममीफिकेशन किया जाता था। इजिप्शियन ट्रेडिशन के हिसाब से ह्यूमन बॉडी में 3 डिफरेंट स्पिरिट्स होती हैं, जिनका नाम होता है क, ब और अक। क वो स्पिरिट है जो ह्यूमन की डेड बॉडी के साथ उसके टोम में रहती है और इंतजार करती है उसके अपनों का, उसके दोस्तों का, उसके सगे संबंधियों का, जो उसको ऑफरिंग्स देने आते हैं। वही ब वो स्पिरिट है जो कि टोम में तो रहती है पर टोम के बाहर भी जाया करती है। बाहर जाती है वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने सगे संबंधियों को देखने के लिए, और बाकी जीवन में उसके जाने के बाद क्या हो रहा है वो जानने के लिए। पर वो लौट कर रोज उस टोम में वापस आ जाया करती है। वही अक वो स्पिरिट का पार्ट है जो कि डेथ के बाद दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है, दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है, और वो इंतजार करती है ओसाइरिस का, कि ओसाइरिस अपना डिसीजन देंगे कि उसका नेक्स्ट बर्थ कहाँ होने वाला है। ये पूरी ट्रेडिशन है इजिप्ट की, और इसी के बेसिस पे ये ममीफिकेशन का प्रोसेस बनाया गया है। ममीफिकेशन की पूरी प्रोसेस बहुत ही कठिन, जटिल और कॉस्टली हुआ करती थी, और इसको परफॉर्म करते थे वहाँ के प्रीस्ट, जो कि केवल पूजा पाठ में ही एक्सपर्ट नहीं बल्कि एनाटॉमी के भी एक्सपर्ट हुआ करते थे। ममीफिकेशन से पहले डेड बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स को रिमूव किया जाता था। ब्रेन को रिमूव करने के लिए स्पेशली डिजाइंड एक मेटालिक टूल होता था, जिसको नॉस्ट्रल के थ्रू डालकर ब्रेन को पूरा का पूरा निकाल लिया जाता था। बाकी बॉडी ऑर्गन्स को निकालने के लिए पेट में कट लगाया जाता था, और उनको संभाल कर हाथों से धीरे धीरे करके लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी को सेफली वहां से निकाला जाता था। पूरी डेड बॉडी में केवल एक दिल एक ऐसा पार्ट होता था जिसको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इजिप्शियन ट्रेडिशन के हिसाब से दिल में सोचने और समझने की शक्ति होती है, और दिल जो है वो उस मम्मी का कनेक्शन बना के रखता है उसकी तीनों स्पिरिट, दैट इज का, बा और अक से। इसलिए दिल को वो वहीं छोड़ दिया करते थे। बाकी बॉडी पार्ट्स जिनको बॉडी से निकाला जाता था, उनको सेफली एक कैनोपिक जार्स में रखा जाता था। बाद में पूरी मम्मी की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इन कैनोपिक जार्स को मम्मी के साथ ही दफनाया जाता था। ये कैनोपिक जार्स बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर लगते थे, और बहुत सारी क्वांटिटी में कैनोपी जार्स बनाए जाते थे।
जब दफनाया जाता था तब इन सारे कैनोपिक जार्स के अलावा जो कैनोपिक जार्स बच जाते थे उनमें हीरे, जवाहरात, मोती, सोना, चांदी और जो भी उस मम्मी को, जो इंसान था जो मम्मी बन गया, उसको जो चीज़ें पसंद होती हैं उन कैनोपिक जार्स में भरकर उसके साथ ही दफनाया जाता था। डेड बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स रिमूव करने के बाद बॉडी को ड्राई करने की प्रोसेस स्टार्ट की जाती थी। ड्राई करने के लिए नेट्रॉन इस्तेमाल किया जाता था। नेट्रॉन इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट। नेट्रॉन को बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर और भी बॉडी के चारों तरफ उसका एक लेप बना के लगा दिया जाता था। नेट्रॉन में कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा मॉइस्चर सोख लेता है। जब कुछ समय के लिए उस डेड बॉडी को नेट्रॉन के साथ छोड़ा जाता था तो बॉडी पूरी तरह ड्राई हो जाती थी। उसके बाद बॉडी में से नेट्रॉन को हटाकर दोबारा बॉडी की सफाई की जाती थी। अब बॉडी को दोबारा एक ह्यूमन शेप देने के लिए उसके बॉडी के अंदर लेनिन, कपड़े, स्पाइसेस और भी कई चीज़ों को भरा जाता था ताकि उसकी बॉडी दोबारा एक बॉडी शेप में दिख सके। उसके बाद चालू होता था बॉडी को रैपिंग का प्रोसेस। रैपिंग के लिए कई 100 मीटर कपड़े लग जाया करते थे। कभी कभी तो एक एक उंगली को रैप करने के बाद पूरे पूरे हाथ को दोबारा रैप किया जाता था। और रैपिंग की प्रोसेस के समय उस लेनिन के बीच में लगाया जाता था रेजिन का पेस्ट ताकि लेनिन प्रॉपर तरीके से चिपक सके। ऑल्दो ममीफिकेशन की प्रोसेस इजिप्ट में बहुत कॉमन थी, पर ऐसा नहीं था कि वो सबके लिए अफोर्डेबल थी। ममीफिकेशन की प्रोसेस एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस माना जाता था। इसलिए इजिप्ट के नोबल्स, हायर अथॉरिटीज़ के लोग या फिर कुछ कॉमन लोग जो कि उसको अफोर्ड कर सकते थे, उनके ही ममीज या उनके रिलेटिव्स के ही ममीज बनाए जाते थे। इसके अलावा बुल, क्रोकोडाइल, बबून्स, कैट्स, इनके भी ममीज वहां पे बनाए जाते थे क्योंकि इनको ट्रेडिशनली बहुत ही सेक्रेड माना जाता था। जब यूरोपियंस के लिए इजिप्ट के दरवाजे खुले तो उनके लिए मम्मी एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी। वो उनको देखकर इतना एक्साइटेड हुए कि ममीज को खरीदने लगे और रिजल्ट ये हुआ कि ममीज सड़कों पर आम बात हो गई बिकना। यूरोपियंस ममीज को खरीदते और उनको यूरोप लेकर जाते, वहाँ पे अपनी पार्टीज में यूज़ करते, उनको अनरैप करते और जब अनरैप करते तो वहाँ पे लोग तालियां बजाते और उनको एंजॉय करते। यूरोपियंस के लिए ममीज खरीदना और उनके साथ पार्टीज करना एक प्लेजर का मोमेंट बन गया और इजिप्शियंस के लिए ममीज को बेचना एक मजबूरी, क्योंकि उससे उनको रोजी रोटी और उनको पैसा मिलने लगा। इस दौरान ममीज और ममीज के वेल प्रिजर्व बॉडी पार्ट्स को चूरा करके उनके पाउडर बनाने की डिमांड बहुत बढ़ गई। इस पाउडर को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की तरह यूज करने लगे। डॉक्टर्स इनको रिकमेंड करते अपने प्रिस्क्रिप्शंस में। इनकी डिमांड इस कदर बढ़ गई कि ममीज के बॉडी पार्ट्स और ममीज की कॉस्ट बहुत हाई हो गई। हुआ यूं कि फिर ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हुई और बड़े बड़े व्यापारियों ने बेगर्स को और आम जनता को मारकर ममीज बनाकर सुखाकर बेचना स्टार्ट कर दिया। Really popular remedy too. When mummiya first got popular, healers often used a waxy mix of embalming fluid and bodily fluids as medicinal. 11th century Persian polymath Ibn Sina recommended mummiya for everything from broken bones to concussions and nausea. And starting around the 16th century, you could find powdered mummies at most European apothecaries. But as mummy medicine got more popular, healers would use the entire corpse and grind it up into a powder they'd mix into wine. Maybe they'd add some cinnamon for flavor. And it seems buck wild, but back then this made sense considering how people understood medicine. So their remedies often had supernatural justifications. Like if you were taking the mummified remains of a strong young soldier, you'd get strong and fit yourself. 16 से 19 सेंचुरी के बीच में ममीज की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ममीज खरीदना मतलब एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर हुआ करता था। ममीज खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी, पर फिर भी यूरोप के बड़े बड़े अमीर लोग ममीज अब भी खरीद रहे थे, उनके साथ अनरैपिंग पार्टीज कर रहे थे और उनको रेड वाइन में मिलाकर एज ए मेडिसिन यूज़ किया करते थे। और इसको बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ था उस समय के डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स ने बहुत रिकमेंड किया, बहुत प्रिस्क्रिप्शंस में लिखा गया ममीज के पाउडर को यूज़ करने के लिए। और इतना ही नहीं, ममीज के यूज़ के अलावा उस समय डॉक्टर्स ने ब्लड, यूरिन, ईयरवैक्स और भी बॉडी के कई पार्ट्स को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड किया। और ये सारा कुछ हो रहा था बिकॉज ऑफ द यूसेज एंड स्मगलिंग ऑफ ममीज। ममीज की रिक्वायरमेंट और उनकी ब्लैक मार्केटिंग इस हद तक बढ़ गई
कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय ममीज को स्मगल किया गया ब्रिटेन और जर्मनी में, जहां पर इनको एज ए फर्टिलाइजर यूज किया गया। वहीं ममी के बॉडी पार्ट से बनाए हुए ब्राउन पिगमेंट को यूज किया जाता था यूएस की पेपर इंडस्ट्री में। और वहीं ममीज को जलाकर उनको एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाने लगा लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज में। तो ममी हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी थी, जो कि बिजनेस, स्मगलिंग और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल आने लगी। उस समय डॉक्टर्स का ये मानना था कि अगर ममीज के बॉडी पार्ट्स के चूहे को रेड वाइन के साथ मिला के पिया जाए तो क्रॉनिक कफ, डिसेंट्री, टूथ एक और स्किन डिजीजेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए डॉक्टर्स ममी के पाउडर को रेगुलरली रिकमेंड कर रहे थे अपने प्रिस्क्रिप्शंस में। वहीं 1815 में मार्टिन रूलिंग की एक पेंटिंग जिसका नाम था इंटीरियर ऑफ किचन बहुत फेमस हुई। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पेंटिंग बनाई गई थी ममी के ब्लैक पिगमेंट से। अकेले मार्टिन रूलिंग ने ही नहीं, 18 से 19 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे पेंटर्स ने ममीज के ब्लैक पिगमेंट को यूज किया अपनी पेंटिंग्स को उभारने के लिए। They believed कि if that pigment is used in their painting, that paintings are becoming a live painting. उन पेंटिंग्स में एक जान आ जाया करती थी और इसीलिए इस ब्लैक पिगमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अमंग द आर्टिस्ट एंड द पेंटर्स। फिर 20th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तूतनखामन की ममी की और वहाँ से ममी के कर्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ। एक्चुअली तूतनखामन की ममी के बाद तूतनखामन की ममी को निकालने में इन्वॉल्व लोगों में से 11 लोगों की एक के बाद एक रहस्यमय मौत होने लगी और ये बात मीडिया ने, न्यूज़पेपर्स ने हर तरफ कवर किया और ये एक आग की तरह फैली कि ममी इज कर्स्ड। बस इस कर्स के डर के कारण 20th सेंचुरी में धीरे धीरे ममी की स्मगलिंग, ममी की अनरैपिंग पार्टीज, ममी की प्लेजर पार्टीज, ममी के पाउडर को यूज करना एज ए मेडिसिन धीरे धीरे करके स्टॉप हो गया और ममी को एक नई इमेज मिली जो कि एक हॉरर इमेज थी। आज ममी के साथ अनरैपिंग पार्टीज नहीं होती हैं, मम्मी के पिगमेंट को यूज नहीं किया जाता है पेंटिंग्स के लिए, मम्मी के पाउडर को यूज नहीं किया जाता है एज ए मेडिसिन, पर फिर भी मम्मीज एज एन एंटी कलेक्ट करने के लिए देयर इज एन स्मगलिंग मार्केट, देयर इज अ ब्लैक मार्केट ऑफ $3 बिलियन जो अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।